हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पाठ 6 में है बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। तो इसका 2 पार्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन कुछ भाग बाकी रह गया है, उसे आज हम तीसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने बल एवं दाब के बारे में पढ़ा था और उसका उपयोग, उसमें जो अन्योन्या क्रिया है उसके बारे में जाना था और परिणामी बल के बारे में जाना था। इसे हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। बल का प्रभाव जाना था, बहुत सारे क्रियाकलाप के द्वारा भी इसे जाना। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जाना, बल के प्रकार, मांसपेशीय बल के बारे में हमने जाना, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, संपर्कित बल, असंपर्कित बल के बारे में भी हमने पढ़ा और दबाव के बारे में भी कुछ पढ़ा कि किस तरह से दबाव कार्य करती है। और इसको हमने इसके मात्रा को भी जाना, मात्रक को जाना कि किसके द्वारा इसे दिखाया जाता है। और एक प्रयोग भी किया जिसमें द्रव्य के दबाव पर गहराई का क्या प्रभाव पड़ता है उसे हमने देखा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था और इससे आगे हम आज उसको पढ़ेंगे जो बाकी रह गया था। तो द्रव्य का समान गहराई पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है उसे आज हम देखेंगे। तो एक क्रियाकलाप के द्वारा इस चीज को देखेंगे। तो एक बर्तन में चोटी के समान गहराई पर, तो ये क्या है, चोटी है बर्तन का और उसके समान गहराई पर देखिए जितने भी छेद है बने हैं, छिद्र बने हैं, सब में क्या है, समान, ऊपर से इसकी दूरी क्या है, समान है। मतलब समान ऊंचाई पर छोटे छोटे 4 छिद्र बना देंगे निकासी के लिए, जल के निकासी के लिए। अब बर्तन को क्या करेंगे, पानी से भर देंगे। जैसे इस चित्र में दिख रहा है ना, बर्तन पानी से भरा है और 4 छिद्र बना हुआ है समान ऊंचाई पर, और सभी निकास से बाहर आने वाले पानी समान दूरी तय करेंगे। तो इस चित्र में क्या दिख रहा है कि चारों छिद्र समान ऊंचाई पर बनी हुई है, और इसमें से जो पानी निकल रहा है छिद्र से वो समान दूरी पर गिर रहा है। तो इससे पहले जो हमने एक प्रयोग किया था उसमें क्या था, ऊंचाई में अंतर किया था, और उस प्रयोग में हमने देखा था कि सबसे ऊंचाई पर, मतलब सबसे शीर्ष से जो सामने है ऊंचाई पर क्या है, जो पानी गिरता है वो सामने गिरता है और उससे नीचे थोड़ा दूर, और जो सबसे नीचे छिद्र होता है उसमें सबसे दूर पानी गिरता है। इस चित्र में हमने देखा, ये जो हमने उदाहरण क्रियाकलाप किया था उसमें हमने देखा था। अब इस क्रियाकलाप में क्या है, देखा कि चारों छिद्र समान ऊंचाई पर हैं, इसलिए इससे जो पानी निकल रहा है वो समान दूरी तय कर रहा है, समान दूरी पर जाकर गिर रहा है। तो इसका कारण हम सोचेंगे कि क्या हो सकता है। चूंकि सभी निकास चोटी से लगभग समान गहराई पर हैं और निकास से पानी समान दबाव से बाहर निकलता है, क्योंकि समान गहराई पर समान दाब काम करेगा और समान दूरी जो निकलने वाला पानी है वो भी समान दूरी तय करेगा। तो द्रव्य द्वारा समान गहराई पर सभी दिशाओं में समान दबाव लगता है, चाहे दिशा कोई भी हो लेकिन दबाव समान लगेगा यदि उसकी गहराई समान होगी। अब देखते हैं द्रव्य के दबाव पर समान गहराई तथा अलग अलग आधार की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसे भी हम एक क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे। अलग अलग चौड़ाई के समान ऊंचाई वाले 2 बर्तन लेंगे, ठीक है, और समान आकार के छिद्र या निकास से समान गहराई पर बनाएंगे और इन्हें पानी से पूरी तरह से भर देंगे, और दोनों बर्तनों के सभी छिद्रों से बाहर आने वाले जो पानी है वे क्या होंगे, समान दूरी तय करता है। देखिए ये 2 बर्तन है और दोनों की जो चौड़ाई है बर्तन की वो ये जो बर्तन है उसकी चौड़ाई क्या है, कम है, और ये बर्तन क्या है, इसकी चौड़ाई अधिक है।
अब देखते हैं, और इसमें क्या है, जो छिद्र बनाएंगे वो समान गहराई पर बनाएंगे और छिद्रों की जो साइज है, छिद्र का जो निकासी का साइज है वो भी समान बनाएंगे। और तब देखते हैं कि दोनों बर्तनों से जो पानी बाहर आता है वो क्या है, समान दूरी तय करता है। देखिए इसमें जो दूरी तय करता है इसमें भी वही दूरी तय करता है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों बर्तनों का चौड़ाई तो अलग अलग है, लेकिन उसका जो गहराई है छिद्र का वो समान होने के कारण दबाव भी क्या है, समान पड़ रहा है। और दबाव समान होने के कारण जो पानी के द्वारा दूरी तय किया जा रहा है वो भी समान हो रहा है। तो समझ गए इसे आप? तो इससे क्या पता चलता है कि द्रव्य का दबाव बर्तन के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चाहे बर्तन की चौड़ाई कम हो या अधिक, उस पर दबाव का प्रभाव समान पड़ेगा, लेकिन गहराई का प्रभाव दबाव पर पड़ता है। तो द्रव्य की ऊंचाई पर दबाव पर प्रभाव, ठीक है, द्रव्य की ऊंचाई का दबाव पर प्रभाव को हम एक क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पारदर्शी कांच की नली लेंगे और नली के एक सिरे पर गुब्बारे की झल्ली तानकर बांध देंगे। तो एक पारदर्शी कांच का एक नली लेंगे, मतलब परख नली लेंगे, और उस नली के एक सिरे पर क्या करेंगे, गुब्बारे का जो झिल्ले है उसको तानकर बांध देंगे और नली का ऊर्ध्वाधर रखेंगे। नली को क्या रखेंगे, इस तरह से सीधे रखेंगे, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रखेंगे ताकि झिल्ली वाला सिरा नीचे हो। जो झिल्ली वाला सिरा है वो नीचे रहेगा। अब क्या करेंगे, नली में पानी डालेंगे तथा रबर की झिल्ली के आकार का अवलोकन करेंगे। तो आप क्या देखते हैं, देखिए ये जो कांच की नली है इसमें नीचे क्या है, गुब्बारे का झिल्ली बांध देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर रखेंगे और ये जो गुब्बारा वाला हिस्सा है उसको नीचे रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें पानी भर देंगे। अब धीरे धीरे क्या देखेंगे कि ये जो तली पर पानी का दबाव किस तरह से पड़ता है। देखिए इसको पानी भरते जाएंगे और गुब्बारे का भी आकार बदल रहा है ना। नली में जैसे जैसे पानी की ऊंचाई बढ़ती जाती है, रबर की झिल्ली का फूलना बढ़ता जाता है। पहले देखिए एकदम दबा हुआ है, जब उसमें आधा पानी भरा जाता है तो ये क्या है, जो झिल्ली है वो भी थोड़ा फूलती है। लेकिन जब यहाँ पूरा भर दिया जाता है पानी से, तब क्या है, पूरा रबर गुब्बारे का जो झिल्ली है वो पूरा भर जाता है और क्या है, ये जो झिल्ली है वो फूलने लगता है। तो इससे क्या पता चलता है कि नली में पानी की ऊंचाई के बढ़ने पर रबर की झिल्ली पर पानी का दबाव बढ़ता है, अर्थात ऊंचाई बढ़ने पर आधार पर दबाव पड़ता है, मतलब जो निचला भाग है उस पर दबाव पड़ता है जब पानी की ऊंचाई बढ़ती है। बर्तन की दीवार पर पानी का दबाव, ठीक है, तो बर्तन के दीवार पर पानी का दबाव कैसे पड़ता है उसको भी हम एक क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे। तो ये है क्रियाकलाप 21। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे क्रियाकलाप किए। तो ये एक क्रियाकलाप है जिसमें एक पारदर्शी प्लास्टिक का एक बोतल लेंगे और उसके दीवार पर निकासी बनाकर एक नली लगाएंगे। तो उसका जो दीवार है उसमें क्या करेंगे, एक छिद्र बनाएंगे और उसमें एक नली जोड़ देंगे और यह सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ बनेगा जहां से नली जुड़ी रहेगी छिद्र से, उससे पानी बाहर ना निकले। नली के दूसरे सिरे पर एक रबर की झिल्ली तानकर बांध देंगे। जो नली का दूसरा हिस्सा है, छोर है, उसमें क्या करें, एक छोर तो बोतल से जुड़ा रहेगा जो छिद्र से, और दूसरा जो छोर है नली का उसमें क्या करेंगे, एक रबर का झिल्ली बांध देंगे, जैसे हमने पिछली क्रियाकलाप में किया था। अब क्या करेंगे, बोतल में पानी भर देंगे।
तो ये सारे क्रियाकलाप आप अपने घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगी, जैसे बोतल, एक कांच का नली, ये सब उपलब्ध हो सकता है। तो झिल्ली फूलने लगती है तथा उसका फूलना बोतल में पानी की ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। और झिल्ली को बांधने के बाद जब उसमें बोतल में पानी भरेंगे तो देखेंगे कि झिल्ली फूलने लगता है, और जो उसका फूलना होता है वो होता है बोतल की ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता जाता है। देखिए ये चित्र में दिख रहा है ना कि बर्तन की दीवारों पर पानी का दबाव। तो ये बोतल लिए, प्लास्टिक का बोतल, इसमें एक छिद्र किया, यहाँ एक नली डाला और यहाँ एक रबर का झिल्ली डाला। अब जब पानी यहाँ कम है तो क्या है, गुब्बारा थोड़ा कम फूला, और जैसे ही बोतल में पानी एकदम भर दिया गया तो दबाव भी बढ़ गया और ये जो झिल्ली है वो ज्यादा फूल गई। तो इससे क्या पता चलता है, जब पानी की ऊंचाई बढ़ी बोतल में तो दबाव भी बढ़ गया, और पानी की ऊंचाई जब घटी तो दबाव भी घट गया। तो गैस या वायु के द्वारा लगाया गया दबाव, तो ये इसके ऊपर वाला आप समझ गए कि जब पानी का ऊंचाई अधिक होगा तो दबाव अधिक होगा। अब देखते हैं कि गैस या वायु के द्वारा लगाया गया दबाव। तो वायुमंडलीय दबाव, इसे क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव, जो वायुमंडल में वायु के द्वारा लगाया जाता है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ गैस कहलाते हैं। तो गैस क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, गैस हैं। तो सभी गैस क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है जिसमें बहुत तरह के गैस हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे क्या हैं, गैस हैं। नाइट्रोजन, तो ये क्या है, वायु गैसों का मिश्रण है, अतः वायु भी दबाव डालती है। वायु के द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। जब वायु के द्वारा किसी बिंदु पर दबाव डाला जाता है वो होता है वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडल में स्थित वायु के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला भार वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। तो वायु के द्वारा जिस क्षेत्र पर दबाव पड़ता है, भार पड़ता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय। वो जो क्रिया करता है, वो शक्ति लगाता है वायु, उसे कहते हैं वायुमंडलीय दबाव। पृथ्वी की सतह, समुद्र तल से पृथ्वी की सतह की ऊंचाई ली जाती है, पर वायुमंडलीय दबाव महत्तम होता है, और जो पृथ्वी की सतह है वहां पर जो वायु का दबाव होता है सबसे ज्यादा होता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव घटता जाता है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दबाव सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव भी घटता जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय जो दबाव है, वायु का दबाव है, वो घटता है। तो आप जानते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। मतलब किसी क्षेत्र पर जब दबाव पड़ता है, भार पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। आधार के एकांक क्षेत्रफल वाले एक लंबे बेलन के आधार पर कार्यरत वायु का जो भार होता है, वायु का भार वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। तो क्या हुआ कि आधार के एकांक क्षेत्रफल वाले एक लंबे बेलन के आधार पर कार्यरत वायु का भार वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। तो जितने भी परिभाषा आ रहे हैं उसको आप नोट करते जाएंगे। तो ये समझ गए आप। अब आगे देखते हैं कि सतह के क्षेत्रफल का वायु दाब पर प्रभाव। तो सतह के क्षेत्रफल पर वायु दाब का क्या प्रभाव पड़ता है उसको क्रियाकलाप के द्वारा हम देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रियाकलाप 22 करेंगे। तो एक रबर चूसक लेंगे, तो एक रबर चूसक लेंगे जैसे इस चित्र में दिख रहा है। तो यह रबर के एक छोटे प्याली की तरह होता है, एक छोटा सा प्याले जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पकड़ने के लिए लगा हुआ है, और ये क्या है, प्याला जैसा होता है, जिसमें बीच में क्या होता है, थोड़ा खाली जगह होता है। इसे किसी समतल पृष्ठ पर जोर से दबाइए।
तो किसी प्लेन सरफेस पर क्या करेंगे, उसको जोर से दबाएंगे। तो इसके लिए आप मेज के ऊपर भी दबा सकते हैं या फिर दीवार में भी उसको दबा सकते हैं। तो देखा जाता है कि रबर चूसक फैल जाता है तथा पृष्ठ से चिपक जाता है। तो क्या होता है, वो फैल जाता है और वो जो प्लेन सरफेस पे जहां उसको दबाया जाता है वहां वो चिपक जाता है, जैसे चित्र में दिख रहा है। तो इस तरह से इसमें होल रहता है बीच में, ठीक है, और इसको इस तरह से दबाएंगे तो वो चिपक जाएगा, एक पृष्ठ पर चूसक का दबाव। तो चूंकि रबर चूसक के सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो जब उसको दबाव डालते हैं तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और भीतर स्थित जो वायु का दबाव है वो वायुमंडल दबाव से कम हो जाता है और उसके बीच में खाली जगह होता है, कप के जैसा होता है। तो उसके भीतर जो हवा, कप जैसा है मतलब उसमें जब दबाएंगे तो हवा भी साथ में रहेगी बीच में। तो जो वायु का दबाव है उसके भीतर स्थित वो वायुमंडलीय दबाव से कम हो जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, वो फैल जाता है और बाहर से वायुमंडलीय दबाव कार्यरत रहता है। और ऊपर से क्या है, बाहर से क्या लग रहा है, वायुमंडलीय दबाव लग रहा है और जो अंदर का दबाव है वो क्या है, कम है, जिसके कारण वो क्या होता है, चिपका रह जाता है। और इसी कारण रबर चूसक समतल पृष्ठ के से चिपक जाता है। लकड़ी के टेबल के ऊपर कांच की प्लेट को इसी चूसक की सहायता से चिपकाया जा सकता है। तो जैसे इस तरह रबर की चूसक को प्लेन सरफेस समतल पृष्ठ पर चिपकाया जा सकता है, तो इसी तरह से लकड़ी के टेबल के ऊपर कांच की प्लेट को भी इसी चूसक की सहायता से चिपकाया जा सकता है। क्यों चिपक जाता है, क्योंकि इसका जो सरफेस है, उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, वो फैल जाता है और उसके अंदर जो हवा भरी है वो उसका दबाव कम हो जाता है और वायुमंडल का जो दबाव है वो ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो चिपका रह जाता है। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि वायुमंडलीय दबाव का प्रभाव। वायुमंडलीय दबाव का प्रभाव कैसे पड़ता है उसे हम एक क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं। क्रियाकलाप 23। तो एक ग्लास को पानी से पूर्णतः भर देंगे। तो एक ग्लास लेंगे, सबके घर में ग्लास होती है, उसको पूरी तरह से पानी से भर देंगे और उसे एक गत्ते से ढक देंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, एक कूट लगा देंगे। जैसे कॉपी का कूट होता है तो वो भी ले सकते हैं। तो एक गत्ते से उसको दबा देंगे और हाथ की सहायता से पकड़कर ग्लास को क्या करेंगे, पहले नीचे से हाथ को पकड़ेंगे और उसके बाद ग्लास को पकड़कर दोनों हाथों से उसको उलट देंगे। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि गत्ते पर जो वायुमंडलीय दबाव है वो ऊपर की ओर कार्यरत रहती है, तो गत्ते को पकड़े रखती है और ऊपर की ओर कार्यरत वायुमंडलीय दबाव पानी के द्वारा कार्यरत नीचे की ओर दबाव से अधिक होती है। तो दो तरफ से बल लगता है। ठीक है, तो क्या होती है कि गत्ते को पकड़ के जब हम ग्लास में पानी भरेंगे पूरी तरह से और उसके बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, गत्ता रखेंगे और गत्ते को क्या करेंगे, उलट देंगे। जैसे ये क्या है, नीचे गत्ता है और ग्लास ऊपर तरफ है, इसको ग्लास को उलट दिया तो ऊपर की ओर जो कार्यरत वायुमंडलीय दबाव है वो पानी के द्वारा कार्यरत नीचे की ओर से जो दबाव है उससे दबाव से अधिक होता है और इस कारण क्या है, गत्ता है वो ग्लास से चिपका रह जाता है और ये वायुमंडलीय दबाव की उपस्थिति को भी दर्शाता है। तो इस प्रयोग को आप आसानी से कर सकते हैं। गत्ते पर जो वायुमंडलीय दबाव है इसको देखने के लिए तो आप कोई भी स्टील का ग्लास ले लीजिए या कोई भी ग्लास ले सकते हैं, तो स्टील ही ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको क्या करेंगे, पूरी तरह से पानी से भर देंगे और एक कूट उसके ऊपर रखेंगे, गत्ता उसके ऊपर रखेंगे और उसको धीरे से उलट देंगे, पूरी तरह से उल्टा कर देंगे। अब क्या देखेंगे कि गत्ता उसमें चिपका हुआ है और पानी भी नहीं गिर रहा है। तो ये प्रयोग आप जरूर करके देखिए। तो क्या आप जानते हैं, इसमें दिया गया है 17वीं शताब्दी में जर्मन के एक वैज्ञानिक ओटो वान गैरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के पंप का आविष्कार किया था। तो बर्तन के अंदर जो हवा होता है उसको पंप के द्वारा बाहर निकालने का यंत्र का आविष्कार किया था ओटो वान गैरिक ने। तो ये है ओटो वान गैरिक।
तो इस पंप की सहायता से उन्होंने वायु दबाव के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। तो उन्होंने धातु का 2 आधा आधा गोला लिया, ठीक है, 2 आधा गोला लिया धातु का, और जिसका जो व्यास था वो क्या था, ये जो व्यास है पूरा इसका लंबाई कितना था, 51 सेंटीमीटर। ये इसका दूरी इतना, ये व्यास क्या था, दोनों का समान था, 51 सेंटीमीटर। और इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु को निकाल दिया। ये दोनों गोलों को क्या किया उन्होंने, बीच से जोड़ दिया। दोनों जो गोले थे उसको इस तरह से जोड़ दिया, और उसके बीच के जो हवा था, खोखला था, गोला तो अंदर से खोखला था, और उसके अंदर से वायु को पंप के द्वारा उन्होंने निकाल दिया। और प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए। तो और क्या किया, दोनों तरफ घोड़े बांध दिए, 8-8 घोड़े बांध दिए, मतलब समान घोड़े बांध दिए, और दोनों को अलग दिशाओं में खींचने के लिए लगा दिया। तो वायु के दबाव का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोला को अलग नहीं कर पाए। ठीक है, देखिए इस तरह का 2 अर्धगोला है, यहाँ से बीच से जॉइंट है, दोनों के अंदर का हवा उन्होंने निकाल दिया वैज्ञानिक ने, और दोनों तरफ 8-8 घोड़े लगा दिए। लेकिन दोनों तरफ से खींचने के बावजूद जो गोला था, जो 2 टुकड़ों में था, वो अलग नहीं हो सका। मतलब वायु का जो दबाव है इतना अधिक था। तो इस तरह से उन्होंने इस प्रयोग को दिखाया। ठीक है, अर्धगोला को खींचते हुए घोड़े। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि बल धकेलना अपकर्षण तथा खींचना अभिकर्षण की वह क्रिया है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और दूसरा चीज क्या सीखा कि संपर्कित बल वह बल है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के कारण लगाता है। ठीक है, मतलब 2 वस्तु आपस में स्पर्श करे तभी संपर्कित बल लगता है, और असंपर्कित बल वह बल है जो एक दूसरे वस्तु को कुछ दूरी पर बिना सीधे संपर्क के लगता है। जैसे चुंबक क्या करते हैं, चुंबक को जब थोड़ी दूरी पर ही रखते हैं फिर भी क्या होता है, लोहे का पिन उसमें चिपक जाता है। और संपर्कित बल किसमें लगता है, नदी और नौका के बीच, या फिर गेंद को जब लुढ़काते हैं जमीन और गेंद के बीच। अब नेक्स्ट है परिणामी बल वह बल है जो वस्तु पर कार्यरत सभी बलों के योग के बराबर होता है। तो परिणामी बल क्या है कि जितने बल एक वस्तु पर लग रहे हैं उस सबके योग के बराबर होगा। वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी जब 0 होता तो क्या होगा, संतुलित बल लगेगा, और जब वह वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी बल 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असंतुलित बल होगा। संतुलित बल में क्या होगा, जब संतुलित बल लगेगा तो वस्तु अपने स्थान से नहीं हटेगी, और असंतुलित बल लगेगा तो वस्तु अपने स्थान से हट सकती है। अब है तरल पदार्थों का अर्थ, गैस एवं गैस दोनों, द्रव्य एवं गैस दोनों तरल पदार्थ का। अब है एकांत क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं, मतलब किसी क्षेत्र पर लगने वाला जो बल है उसको दबाव कहते हैं। तो ये सारी चीज हमने पढ़े इस चैप्टर में, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और इसको बार बार पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा कि दबाव आरोपित बल के संपर्क क्षेत्र के बढ़ने से घटता और घटने से बढ़ता है। जब संपर्कित क्षेत्र बढ़ेगा तो जो दबाव है वो घटेगा, और जब संपर्कित क्षेत्र बढ़ेगा तो जो घर्षण है वो घटेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित बल को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। द्रव्य का दबाव द्रव्य की गहराई के बढ़ने से बढ़ता है और गहराई के घटने से घटता है। इसको हमने क्रियाकलाप द्वारा जाना। अब क्या है, तरल पदार्थों का किसी बिंदु पर कार्यरत दबाव सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। इसे भी हमने
एक क्रियाकलाप में सीखा बर्तन में छिद्र करके। तो ये सारे चीज आपने समझ लिया। अब यहाँ कुछ प्रश्न है जिसे हम बाद में करेंगे। तो आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो हमको जरूर कमेंट करके पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसके तीनों पार्ट को जरूर पढ़ ले, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।